नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण विधियों से रिलेटेड भी हमारे पास में 5 प्रश्न आएंगे। ये जो मनोविज्ञान जो हमारे सब्जेक्ट में भी जोड़ रखा है, लैंग्वेजेस में भी इन लोगों ने 5 प्रश्न पूछेंगे। तो उनके अंतर्गत हम संस्कृत की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम पठन कौशल को पढ़ रहे थे और पठन कौशल के अंतर्गत भी हम अपने जो सामूहिक पठन और सहस्वर वाचन होता है, जैसे कि अपन जो पढ़ रहे थे वह था हमारा सामूहिक पठन था। अब सामूहिक पठन विधि को देखिए, इसमें छात्रों को समवेत स्वर से बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। जैसे संस्कृत में गीत, प्रार्थना, श्लोक आदि का पठन करवाया जाता है, जिससे छात्र भावानुकूल लय, गति, यति, आरोह अवरोह सहित पठन कराने में अभ्यस्त हो जाते हैं। किंतु इस विधि का प्रयोग सभी पाठों में संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रयोग में निकटस्थ कक्षाओं में अध्यापन में बाधा उत्पन्न होती है और प्रारंभिक स्तर पर खेल के मैदान आदि में अन्य कक्षाओं से दूर ले जाकर के इस विधि से अभ्यास करवाया जाता है। जैसे मान लो सामूहिक पठन का अभ्यास दूर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि पास वाली क्लास को क्या होगा, फिर डिस्टर्बेंस होगा। अब इसी तरह से जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा है, कई बार क्या होता है कि जैसे तीव्र बुद्धि वाला छात्र तो हर चीज़ को कैच करेगा, लेकिन कक्षा में किस तरह से पढ़ाया जाता है, कक्षा में पढ़ाया जाता है कि तीव्र बुद्धि वाला छात्र तो स्वयं पता कर लेगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो बिल्कुल गौण बुद्धि के अर्थात जो निम्नतम बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं उनके हिसाब से कक्षा में पढ़ाया जाता है। अब जैसे मान लो उच्चारण करवाया जाता है तो विशेषकर अध्यापक उन छात्रों पर ध्यान देता है जो छात्र कक्षा में अपनी सहभागिता नहीं देते हैं। अब जब बुलवाया जाएगा तो देखा देखी बच्चे, एक बच्चा यदि बोल रहा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा सारे बच्चे उसमें बोलना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे देखो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इस तरह से देखिए सामूहिक पठन विधि के अंतर्गत बच्चा बहुत जल्दी पढ़ना व लिखना सीखता है। इसी तरह से भाषण यंत्र विधि, यह पठन की आधुनिक विधि है तथा इसका प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। वैसे यह अनुकरण विधि का दूसरा रूप है। अनुकरण विधि में अध्यापक स्वयं किसी पंक्ति या शब्द का उच्चारण करता है तथा छात्र दोहराते हैं। उसी प्रकार भाषा यंत्र विधि में ध्वनि अभिलेख यंत्र जैसे टेप रिकॉर्ड में अभिलिखित विषय वस्तु को बार बार छात्र को सुनाया जाता है और वे अनुकरण करते हैं। इस प्रकार जैसे मान लो अभी अपन यूट्यूब पर क्या करते हैं, बार बार उसको सुनेंगे, अनुकरण करेंगे और सीख जाएंगे, है ना। इस प्रकार अपने पठन की त्रुटि को दूर कर शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं। शिक्षक एकार्थक उसका मार्गदर्शन आता है, अतः छात्रों के लिए रोचक है, किंतु यह व्यय साध्य है और संस्कृत भाषा में सीतावाद्य लिंग्वाफोन पर अभी डिस्क तैयार नहीं है, अतः इसके स्थान पर ध्वनि अभिलेख यंत्र टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न कैसेट्स तैयार किए जाते हैं। और आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी संस्कृत पठन हेतु कैसेट्स तैयार किए जा सकते हैं। यह सामूहिक पठन करवाने तथा दोषपूर्ण पठन के लिए उपचारात्मक शिक्षक करने में अत्यंत सहायक है। आगे हमारे पास में जो है वह है वाक्य गठन विधि, और ये पठन की अंतिम विधि है। देखिए, आज भाषाविदों, मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया गया है कि भाषा शिक्षण की मुख्य इकाई वर्ण नहीं है अपितु वाक्य है, क्योंकि बालक मातृभाषा में पूरे वाक्यों के द्वारा अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। अतः संस्कृत भाषा में छात्रों के समक्ष छोटे छोटे वाक्य गठन पहले प्रस्तुत किए जाएं और फिर उनकी इकाई स्तर बढ़ाया जाए। जैसे रामः गच्छति बालकः धावति, रामः नृत्यति सीता हरति, रामो गच्छते बालकः धावतः, रमे नृत्यते सीता हसते, रामः पठित्वा गृहं गच्छति, सीता गीतम श्रुत्वा हसति। धीरे धीरे इन वाक्यों को कथा का रूप देकर के छात्रों के समक्ष रखा जाता है। छात्रों को स्वयं कथा सुनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और एक समान वाक्य का पठन करने से छात्र नवीन शब्दावली तथा क्रियापदों से परिचित होते हैं। वाक्य की रचना का ज्ञान करवाने से भी पठन करने से छात्र नवीन शब्दावली तथा क्रियापदों से परिचित होते हैं। वाक्य की रचना का ज्ञान कराने
में भी ये विधि अत्यंत आवश्यक है। इसके उच्चारण तो शुद्ध हैं ही, लेकिन संस्कृत भाषा का ज्ञान भी पुष्ट होता है। अब देखो पठन के प्रकार कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। पठन के प्रकार देखो, व्यक्तिगत वाचन होता है एक, तो यह वाचन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, इसे शिक्षण और शिक्षार्थी दोनों के द्वारा किया जा सकता है। शिक्षक के द्वारा पाठ के किसी अंश का आदर्श वाचन करवाया जाता है और उसके बाद विद्यार्थी उसका अनुकरण वाचन करता है, तथा ये दोनों व्यक्तिगत वाचन कहलाते हैं। सामूहिक वाचन, एक से अधिक बालकों का मिलकर के ऊंचे स्वर में वाचन करना सामूहिक वाचन कहलाता है, जैसे प्रार्थना स्थल पर की जाने वाली प्रार्थना, तथा छोटी कक्षाओं में किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, सहस्वर पठन और मौन पठन। अब देखिए इसके सहस्वर पठन के उद्देश्य, पाठ करते समय विशिष्ट शब्द समूह का ध्यान रखें, भाव अनुरूप सहस्वर की उच्चता या मंदता का अभ्यास, ध्वनि के आरोह अवरोह से परिचित हो सके, पठन की गति पर नियंत्रण रखें, यथा अवसर वाणी में ओज प्रसाद और माधुर्य ला सके, कथा की दृष्टि से विशिष्ट शब्द समूह का ध्यान रखें, संस्कृत ध्वनियों से परिचित होकर उसका शुद्ध वाचन कर सके। तो इस तरह से ये हमारे सहस्वर वाचन की क्या है मुख्य वो है सहस्वर जो वाचन है हमारा, उसकी मुख्य उद्देश्य थे। और इसी तरह से हमारा जो मौन पठन है, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं मोटा मोटा। बिना होठ हिलाए अपने मन में वाचन करना मौन वाचन कहलाता है। शिक्षण में मौन वाचन का विशेष महत्व है। अभिभाषण पढ़ना, अभिवादन पढ़ना, प्रतिवेदन पढ़ना आदि स्थलों को छोड़कर दैनिक चर्चा में मौन पठन चलता है, जैसे कि पुस्तकालय, अवकाश के समय का सदुपयोग, जैसे वृक्ष तथा गेट्स। वयस्क व्यक्तियों का मौन वाचन करके सहस्वर वाचन की अपेक्षा द्रुत गति से होता है, तथा इसके अतिरिक्त मौन शब्द से पढ़ा हुआ अंश अधिक समय तक याद रहता है ना। ब्रुक्स महोदय कहते हैं कि यदि आप मौन रह करके किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, पढ़ते हो, तो आप उसको चुपचाप एकांत में बैठ करके पढ़ेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगी। अब इसके उद्देश्य देखो क्या है, छात्रों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, छात्रों के मुख्य बिंदु को हटा करके कंठस्थ करने की योग्यता का विकास होता है, सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है, मुख्य भावों को आत्मसात करने की योग्यता देता है, छात्रों के अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित करता है, चिंतन मनन को बढ़ावा देता है, मानसिक विश्रांति देना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास व्यक्ति। अब देखो ये उद्देश्य वैसे तो कोई काम के नहीं, अब जैसे मान लो 3 इसमें से दे दिया और 1 अलग दे दिया, तो तब हमारे ये काम की चीज़ है। तो एक बार हम इनको जरूर पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करना तथा व्यक्तिगत एवं द्रुत पठन को प्रोत्साहित करना और अवकाश के क्षणों के अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने की अभिरुचि पैदा करना। ऐसे ही मौन वाचन की जो विशेषताएं वह है, मौन पठन जो है वो व्यक्तिगत योग्यता शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है, यात्रा आदि के समय व्यतीत करने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, सहस्वर पाठन की अपेक्षा कम थकान उत्पन्न करता है, द्रुत पाठ को बढ़ावा मिलता है, संस्कृत की प्राथमिक कक्षाओं की अपेक्षा उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ें, ज्ञान को अधिक समय तक सुरक्षित रखें तथा जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करने का एक व्यावहारिक साधन है। ऐसे ही सहस्वर पठन और मौन पठन में अंतर, कि किस तरह से हमको सहस्वर और मौन पठन दोनों में किस तरह से हमारे क्या अंतर होंगे, है ना। तो अभी इनका हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब अपन सहस्वर पठन और मौन पठन में हम अंतर पढ़ेंगे। अब इसके बाद अपने पास में धीरे धीरे जो मुख्य विधियां हैं वह भी हमारे पास में धीरे धीरे आ रही हैं, क्योंकि मैं आपके लिए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जो कि आपको ऐसा लगे कि एग्ज़ाम में कि ये वाला हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ये वीडियो सुन लिए तो निश्चित रूप से हर प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको वो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।